अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स सेकेंड ईयर का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस इलेक्ट्रिसिटी। जब भी आप ये चैप्टर अपने घर पे पढ़ो तो आप इन दोनों को कंबाइन करना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको 12th में भी मिलेंगे, 13 में भी मिलेंगे, जो कि सिमिलर होते हैं। कंबाइन में पढ़ोगे ज्यादा अच्छा समझ आएगा ये चैप्टर। इसकी नेचर के बारे में बात करें तो 2 सवाल एक्सपेक्टेड है पेपर में इससे। सबसे पहली चीज जिस पे आपको फोकस करना है वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इज सिमिलर टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहां पे वो बात करता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। पेपर में एक बार सवाल ये भी पूछा था कि कूलम लॉ की रिजेम्बलेंस किस लॉ से है, तो बेसिकली ये आपके चैप्टर नंबर 6 लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से है। कूलम लॉ की बात करते हैं यहाँ पे। तो कूलम ने कहा था कि आपके पास 2 चार्जेस हैं, 1 एंड 2। ये 2 चार्जेस हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स लगाएंगे और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसका भी इसकी फोर्स के ऊपर इफेक्ट होगा। तो आप पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं कि कूलम डिस्कवर्ड एन इनवर्स स्क्वायर लॉ। दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी चार्जेस के दरमियान जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी फोर्स आपके पास क्या होती है, कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से डिस्टेंस आपके पास कम होगा तो फोर्स क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। चार्जेस का जो प्रोडक्ट होता है वो k की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 9 एक्सपोनेंशियल 9। ठीक है, और ये आपके पास फोर्स आ जाती है इसकी। सही, तो इसका न्यूमेरिकल पेपर में एक्सपेक्टेड होता है हर बार, तो कूलम लॉ के न्यूमेरिकल्स लाजमी कीजिएगा। नॉट दैट वो बड़े वाले नहीं कीजिएगा, इसके छोटे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। अब यहाँ पे इसको डिफाइन कैसे किया है कि एज द फोर्स दैट वुड बी फेल्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज या कोई नेगेटिव चार्ज एक फील्ड के पास से गुजर रहा है, लेट सपोज कि यहाँ पे पहले नेगेटिव चार्जेस थे और ये एक यूनिट चार्ज यहाँ पे आ रहा है कहीं से, तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर क्या करेगी, एक कोई भी फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, ये एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फॉर्मूला होता है F/Q0। ये फॉर्मूलाज आप याद रखते हैं इस चैप्टर में से, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट यहाँ पे मेंशन करें, दैट इज न्यूटन पर कूलम। तो पेपर में सवाल पूछा जा सकता है कि न्यूटन पर कूलम कैन बी डिफाइन एज, तो न्यूटन पर कूलम इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। सही। इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं इस बात को। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस से मुराद ये कि पॉजिटिव चार्ज कैसे काम कर रहा है और नेगेटिव चार्ज कैसे काम कर रहा है। देखिए, पॉजिटिव चार्ज से आप ये याद रख सकते हैं कि जो भी पॉजिटिव बंदा होता है उसकी जो एनर्जी होती है पॉजिटिव दुनिया की तरफ जा रही होती है, तो उसकी आप यहाँ पे कर दो कि आउटपुट डायरेक्शन है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की रेज बाहर जाएंगी और नेगेटिव चार्जेस की इनवर्ड हो जाएंगी। तो इन दोनों बातों को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि ये प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और सरफेस एरिया का। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है E.ΔA फाई। आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़नी है और इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका लिख लेना, दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास गॉसेस लॉ था। गॉस लॉ या गॉसेस लॉ बहुत सारे लोग उसको कहते हैं। तो गॉसेस लॉ की अलग अलग कंडीशन थी, आपने हर कंडीशन के ऊपर नहीं जाना। इसमें जो मेन बात है वो यहाँ पे ये मेंशन है, a charge outside the surface will contribute nothing to the total flux. This is the essence of Gauss's law. देखिए, मैंने मेन बात टोटल निकाल के यहाँ पे मेंशन कर दी। अब आपको पूरा Gauss's law वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ये फॉर्मूला देख लें बस, और इसके न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं करिएगा। Gauss's law इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखिए, पोटेंशियल की टर्म कहीं पे भी आ जाएगी तो इसका मतलब आप ये समझ लो कि उसकी इंटेंसिटी की बात कर रही है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन ही बहुत सारी गिवन है, फॉर्मूला याद रख लो बस। मेन बात है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ऑफ अ टेस्ट पार्टिकल। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, जहाँ Q नजर आएगा वहां पे आपको पता चलेगा दैट दिस इज पर यूनिट चार्ज। और एक और मेन बात है दैट अनलाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर। आपसे पूछ सकता है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होते हैं, तो आप बता देना स्केलर होता है। यहाँ पे आपको इसने वोल्ट का ये बता दिया कि मेथड क्या होता है, जूल पर कूलम होता है। ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जाहिर है जब ऊपर हमने स्केलर की बात कर ली। तो इसमें बहुत सारी बातें लिखी में, डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला, और ये पढ़ लेना, ये आ जाएगा पेपर के अंदर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक तो ये होता है यूनिट, सही, ईवी हो गया यूनिट, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन
मूविंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट के डिफरेंस से एनर्जी की जो मूवमेंट है, ठीक है, एनर्जी गेन बाय एन एक इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी गेन कर रहा है 1 वोल्ट की मूवमेंट से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास आ जाएगा, ईवी, ये यूनिट है आपके पास, सही। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको देख लीजिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, ये खैर हमारे कोर्स में इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी जस्ट इसको एक चेक कर लीजिएगा, ये डोगर में शायद गिवन है। कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है भाई, एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है, ठीक है। बाकी इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला दैट इज Q इज इक्वल टू CV। अब Q आपके पास क्या होता है, चार्ज, C इज कैपेसिटेंस एंड V इज द वोल्टेज। इसमें आपको इसका यूनिट याद रखना है, इसका फॉर्मूला याद रखना है, क्या है, फेराड। फेराड आपके पास यूनिट किस चीज का, कैपेसिटेंस का, इज इक्वल टू कूलम, कूलम आ गया चार्ज का, अपॉन V, सही है। C इज इक्वल टू Q अपॉन V, या इस फॉर्मूले से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका न्यूमेरिकल पॉसिबल है पेपर के अंदर। अच्छा, इसमें एक और बात आपने ये देखनी है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो उस टाइम पे चार्जेस क्या होंगे, और उनके दरमियान में अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वुड का ब्लॉक आ जाए, ये आपने पढ़ा होगा इस इंटर के अंदर, तो क्या होगा इसके साथ, वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखिए, नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रिक करंट कहते हो। दो टाइप्स होती है, हमने अक्सर सुना होगा, चीजें डीसी होती हैं और एसी होती हैं। तो देखें, पहला क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन। डीसी में याद रखो कि ये क्या होता है, एक डायरेक्शन के अंदर होता है। एग्जांपल्स आ गई कार बैटरी, फ्लैश बैटरीज और सोलर सेल्स आ गए आपके पास। सेकंड आपके पास होता है अल्टरनेटिंग करंट। अब एसी जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का बैक एंड फोर्थ होता है एक पाथ, यानी इलेक्ट्रॉन जाएगा भी और वहीं से रिटर्न उसने आना भी है, जो काम आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर कर रहा होता है। तो आपको एसी डीसी पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, फॉर्मूला मैथमेटिकल क्या हो जाएगा करंट का, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, I इज इक्वल टू Q ओवर T, ठीक है। इसमें दो टाइप्स होती है करंट की, एक कन्वेंशनल करंट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। हमारे पास जो करंट आ रहा है वो हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये आपने मुझे आंसर करना है वीडियो देखने के बाद, ठीक है। दो ही टाइप के करंट होते हैं, बस सिंपल देखो फर्क क्या है, एक में पॉजिटिव से करंट निकल रहा होता है और एक में आपके पास नेगेटिव से करंट निकल रहा होता है, बस ये फर्क है। अब आप इजीली बता सकते हो कि हमारे घरों में कौन सा वाला आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे सवाल हमेशा आएगा पेपर में, वो आपका ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ को कोई एक्सप्लेन करने की हमें जरूरत नहीं है, इट इज सिंपल, V इज इक्वल टू IR वोल्टेज और जो करंट है उसका रिलेशन है, और बीच में यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाती है, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है आपने कि V इज इक्वल टू IR का न्यूमेरिकल तो आएगा आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पेपर के लिए। कैसे करना होता है इसको, इसी तरह कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा कि V दे देगा और R दे देगा, बोलेगा I बता दो क्या है, ठीक है। आपको हर एक इंडिविजुअल टर्म का मतलब पता होना चाहिए कि अगर ये V है तो इसका यूनिट क्या है, ये I है तो इसका यूनिट क्या है, ये R है तो ये R का यूनिट क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे V निकालना है तो कितने डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं मेरे पास V निकालने के लिए, I को कैसे निकाला जा सकता है, R को कैसे। अगर स्टूडेंट आपको इस चैप्टर पे कमांड हासिल करनी है तो आपको हर एक इंडिविजुअल टर्म के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है कि, अच्छा ये सवाल पेपर में आया हुआ है एनईडी में, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था। वो पूछते हैं कि 1 एम्पियर कैन बी डिफाइन एज, 1 एम्पियर कैन बी डिफाइन एज। अब स्टूडेंट्स को नहीं पता है एम्पियर क्या होता है, कोई तुक्के लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इट इज सिंपल 1 कूलम 1 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आपके पास क्या होती है, ये मटेरियल की एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है। इनबिल्ट प्रॉपर्टी से मुराद ये होता है कि वो किस तरह से रेजिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर वाटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे रेजिस्ट करेगा, कॉपर है वो कैसे, गोल्ड, सिल्वर, इसके अलावा एल्यूमिनियम हो गया, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है इसकी। इसीलिए हम कभी भी गोल्ड का स्विच बोर्ड नहीं बनाएंगे, हम हमेशा बैकलाइट का स्विच बोर्ड बना रहे होते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। R इज रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी, L इज लेंथ एंड A इज एरिया। इससे जो सवाल पेपर के अंदर आएगा वो पूछेगा कि भाई मेरे पास एक वायर है, इनिशियली उसकी जो रेजिस्टेंस है वो है R, एक वायर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, कैपिटल R,
अगर मैं उसकी लेंथ डबल कर दूं, लेंथ ट्वाइस हो रही है, तो अब रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अब आप यहाँ पे देखें, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ डबल हो रही है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं आपको कहूं कि एरिया मेरे पास पहले क्या है, एरिया मेरे पास है 2 मीटर स्क्वायर का, लेकिन अब एरिया मेरे पास हो गया 0.5 मीटर स्क्वायर, 0.5 हो गया या 0.3 हो गया, तो अब रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा? देखें, अगर एरिया कम तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से बेटा अगर सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद है ना, तो आप हजारों सवालों का जवाब दे सकते हो। सही, तो इसको छोड़िएगा नहीं, इसको लाजमी करना है, इसको लाजमी करना है अपना। अगर बहुत मुश्किल पेपर इन्होंने बनाना होगा तो ये आपको न्यूमेरिकल उठा के दे देगा। न्यूमेरिकल किस सेंस में? जिसमें सीरीज और पैरेलल आपने फाइंड आउट करना होता है। अगर सीरीज रजिस्टर की बात करेगा तो आपने क्या करना है कि जितने भी रजिस्टर लगे होंगे सबको ले जाके ऐड कर देना, जितने भी हो एन तक सबको ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। पैरेलल की बात करेगा तो आपने क्या करना है, 1 अपॉन यानी रेसिप्रोकल करके ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें जो सवाल बनता है पेपर के अंदर वो ये आ सकता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है सीरीज की, वो सबसे बड़ी होगी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। फॉर एग्जांपल ये 5 है, ये 10 है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी? 15। तो आपने ये बात याद रखनी है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी इंडिविजुअल से। सही। पैरेलल में अगर ये 5 है तो पैरेलल में ये जो है ये ग्रेटर होगी देन द इक्विवेलेंट। सही है। नेक्स्ट इज पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन के आपके पास 3 फॉर्मुलाज गिवन है, P इज इक्वल टू आई वी, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। 3 फॉर्मुलाज बताने का मकसद ये कि आपसे पेपर में पूछेगा कि भाई पावर डिसिपेशन आप बता दो। एक इलेक्ट्रिक केटल है, उसमें इतना इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इतना वोल्टेज है, इतनी रेजिस्टेंस है, आपने पावर बतानी है उसकी। अब देखें, उसकी पावर के लिए आपको एक तो डिफरेंट फॉर्मुलाज याद होने चाहिए। अच्छा, ये फॉर्मूला कोई आपने रटने नहीं है, आप इसको सिंपल बना सकते हो। P इज इक्वल टू आई वी है ना, तो आप क्या करो, V इज इक्वल टू आई आर ले आओ मार्केट में। V इज इक्वल टू आई आर का ये मतलब है कि आप इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दो तो ये आई स्क्वायर आर हो जाएगा। फिर कभी इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दो, तो एक ही चीज से हमने ये 3 फॉर्मुलाज बना दिए। ठीक है। द इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन P ऑफ अ रेजिस्टर इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज। ठीक है, ये इसने यही बात यहाँ पे कर दी, तो ये फॉर्मुलाज आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज EMF। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? टू कीप द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। एक कंडक्टर में करंट को फ्लो करवाने के लिए देयर मस्ट बी अ फोर्स पुशिंग द चार्जेस। एक फोर्स होगी जो कि इसको कंटिन्यूसली लग रही होगी, वो आपके पास क्या कहलाएगी? EMF कहलाएगी। डायग्राम्स यहाँ पे बनाई हुई है, आप यहाँ से EMF को चेक कर सकते हैं। EMF क्या है? जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि कूलम लॉ से एक न्यूमेरिकल पॉसिबल है और आता है, तो है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2 इक्वल चार्जेस इफ दे रिपेल one another with a force of 0.1 Newton when situated 50 centimeter apart in a vacuum। इसके अंदर करना क्या है, यहाँ पे आपको फोर्स F गिवन है, 50 सेंटीमीटर आपको क्या गिवन है? डिस्टेंस। तो अब आप इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? मीटर के अंदर, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, सोल्यूशन में भी साथ साथ कॉपी कर दिया मैंने आपका। सेकंड, यहाँ पे a battery has a EMF of 12.8 वोल्ट एंड सप्लाइज अ करंट। ठीक है, करंट दे दिया, वोल्टेज दे दिया, और यहाँ पे आपको टाइम दे दिया। सोल्यूशन तो खैर यहाँ पे मौजूद है, सबसे पहले आप डेटा बना लोगे और आप चेक कर लो V इज इक्वल टू आई आर से सवाल इजीली हल हो जाएगा। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर 10 मीटर लॉन्ग। लेंथ दे दी, डायमीटर दे दिया। स्टूडेंट, जब भी आपको डायमीटर दे देना, आप एरिया निकाल लेना सबसे पहले उसका। सही, अब एरिया कैसे निकालोगे ये अब आपके ऊपर है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। अब तक तो समझ आ गया होगा कि जब भी कोई लेंथ गिवन होगी या वायर होगा तो वो स्फीयर होगा, सिलेंड्रिकल होगा, क्या होगा, तो आपने यहाँ पे इसका एरिया निकाल लेना, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। हर टाइप का मैंने एक एक न्यूमेरिकल इसमें ऐड कर दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सवाल को करना कैसे। हर सेंटीमीटर मीटर के अंदर कन्वर्ट होगा, और ये जो है ये ओम का सिंबल होता है। आई गेस ये बातें पता होंगी आपको। नेक्स्ट, कैलकुलेट द करंट थ्रू अ सिंगल लूप सर्किट if EMF is equal to 120 वोल्ट, R is equal to this and internal resistance is equal to this। ये देख लीजिएगा, ये EMF के अंदर ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, और ये कोई इतना खास न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया इसको।
इस चैप्टर के अगर न्यूमेरिकल्स पे कमांड करनी है तो आपकी किताब के आखिर में जो न्यूमेरिकल्स है ना उसको कर लेना, उनका तो सोल्यूशन भी मौजूद होगा आपके पास, नहीं हो तो गूगल कर लेना तो आपको न्यूमेरिकल का सोल्यूशन मिल जाएगा। मेन थिंग क्या आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस। अच्छा कुछ एमसीक्यूज, वैसे तो इस चैप्टर में बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं लेकिन मैंने इसमें कुछ उठाए, जैसे द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 120 न्यूटन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल द फोर्स विल बी डैश। इस पे कमांड हासिल करो। इन टाइप के सवालों पे आपने कमांड कर ली ना तो आपको यकीन करें किसी और चीज के ऊपर जाना ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ये सवाल कहाँ से उन्होंने दे दिया, फील्ड इंटेंसिटी का सवाल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हो जाएगा सवाल ये, और बाकी सारे थ्योरेटिकल सवाल हैं। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस बात कर ली हमने। 3 कैपेसिटर्स लगे हुए देखें, एक था रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट निकालने वाला सवाल और एक था कैपेसिटर के इक्विवेलेंट निकालने का, तो आप दोनों देख लेना। पैरेलल में होना चाहिए, सीरीज में, ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल वहां से उठाए। अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहाँ लगा रहे हो, दो कैपेसिटर के बीच में। मेरी वीडियो देखोगे स्टार्ट में मैंने बताया वहां पे, अगर आप कोई वुड प्लेस कर दोगे तो क्या होगा। अब वो कह रहे जो डाई में इलेक्ट्रिक मटेरियल लगा वो कैसा होना चाहिए, वो हमेशा इंसुलेटर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम इसको सम अप करें इस चैप्टर को, तो आपने जो एरियाज प्रिपेयर करने, आप सबसे पहले कूलम लॉ पढ़ो और कूलम लॉ के न्यूमेरिकल्स कर लो। जिस भी डायमेंशन आते कूलम लॉ अच्छा सा कर लिया आपने, आपने कहा चलो भाई मेरा आसरा हो गया, से हो गया ये। मैंने लिखा यूनिट्स ऑफ टर्म्स, तो यूनिट्स ऑफ टर्म्स का ये मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि वी क्या होता है, आई क्या होता है, आर क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन से यूनिट हैं, गॉसेस लॉ क्या कहते हैं, यानी हर टर्म की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि भाई जूल पर कूलम, ठीक है, ये क्या डिफाइन कर रहा है, या 1 वोल्ट किसके बराबर है, आप इसका भी आंसर दे सको। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको पेपर के अंदर दे रहा हूँ कि बेटा v किसके बराबर होता है तो आपको पता ही नहीं है भाई 1v किसके बराबर, ऑल्दो आपको डेफिनेशन पता होगी। इसके बाद आपने करना है कूलम लॉ, v इज इक्वल, सॉरी ओम्स लॉ करना है, v इज इक्वल टू आई आर, कूलम तो हो गया यहाँ पे, यूनिट ऑफ टर्म्स हो गए, ये v इज इक्वल टू आई आर इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अंदर v इज इक्वल टू आई आर, फिजिक्स में कहीं पे भी फंस जाओ ओम्स लॉ उसका आपको उसका रास्ता निकाल के दे देगा। v इज इक्वल टू आई आर में सवाल कितना भी घूम जाए रहेगा वैसे। फॉर एग्जाम्पल आपको कहेगा कि एक वायर है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम है वो 30 है, लेट्स सपोज, तो आप बता दें कि इसका करंट कितना होगा या रेजिस्टेंस दे देगा आपको। कहने का मतलब ये कि ये और ड्राइव करना होगा तो आप क्या करोगे, इस आई में से ना, ये आई है, इसके नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इसका फॉर्मूला होता है, पहले आप यहाँ से निकालोगे आई, आई आ गया, वो उठा के पुट कर दोगे v इक्वल टू आई आर में। या बहुत ज्यादा कुछ सवाल में अगर उन्होंने घुमाना हो तो वो आर इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए के ऊपर चला जाएगा, वो बस, इसके बाहर उसका डोमेन नहीं है इस चैप्टर का। ये 2-3 फॉर्मुलाज है जिसके ऊपर वो गेम खेलेगा आपके साथ। फोर्थ इज फैक्टर ऑफ रेजिस्टिविटी, जो मैंने आपसे बात की थी, एरिया डबल कर देगा, लेंथ कम कर देगा, इस तरह से ही वो 4-5 चीजों के अंदर आपको घुमाएगा। इन शॉर्ट इन 4 बातों के ऊपर काम कर लेना और ये चैप्टर आपका बड़ा बेहतरीन से तैयार हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ आपको इसके साथ मैं भेज रहा हूँ इसका ग्रुप में, तो वो पीडीएफ भी आप लाजमी सॉल्व करें और फिर मुझे रिव्यूज दीजिएगा अपने के चैप्टर आपको समझ आए या नहीं आए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।